नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है 8 बजे के समाचार में। आपके साथ मैं पूजा पांडे। तो चलिए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में निधन। सुबह 3:30 पर ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के श्री चरणों में विराम। मुख्यमंत्री ने कल फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से किया संवाद। कहा, आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति के लिए अनेक अच्छे कार्य हुए, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज निधन हो गया। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल से अधिक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को याद किया ट्वीट के साथ। और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर जब शोक व्यक्त किया, इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती हैं, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने भी तमाम जो बातें हैं वो कही हैं। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री की पूज्य माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हीराबा जी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए जो संस्कार अपने परिवार को दिए, उसी से नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला। उन्होंने कहा कि अत्यंत सरल और ममतामय उनकी छवि हमेशा स्मरण में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और नरेंद्र भाई और मोदी परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दे। ओम शांति।
और इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर ट्वीट कर कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं ट्वीट पर, और सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो सामने आ रही हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो श्रद्धांजलि है, जो यादें हैं वो ताज़ा की हैं, क्या कुछ कहा और क्या कुछ इसके मायने? जब भी चर्चा होगी तो इस पर चर्चा होगी कि उन्होंने अपने कोख से जिस बेटे को जन्म दिया उसने संस्कार के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होते एक गरीब परिवार से कैसे अपने बच्चों को निकाला, किस गरीबी में उन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन बच्चों को संस्कार दी, शिक्षा दी और देश के लिए उन्होंने समर्पित किया। इसलिए हीराबाग की हमेशा चर्चा होती रहेगी। आज 30 बजे सवेरे उनकी मृत्यु हो गई है और प्रधानमंत्री जी ने खुद लिखा कि सताए उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में परलोक की यात्रा पर सिधार गई है। लेकिन ये माँ और बेटे के रिश्ते नहीं है, प्रधानमंत्री का ट्वीट है। बेटे के रिश्तों का जो अभी पहुंचेंगे और बेटे को रिश्तों को निभाएंगे प्रधानमंत्री, वो अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं। तो एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो हमारे यहाँ जो संस्कार है, जो भारत की भूमि के संस्कार है, वो सब जानते हैं कि एक रिश्ता टूटता है और उसकी तकलीफ जरूर प्रधानमंत्री के मन को होगी और वहां जाके अपने मां के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये माना जा रहा है। और वो अहमदाबाद के लिए निकल गए। तो एक दुखद घटना है, एक माँ के प्रधानमंत्री की मां ना हो, एक संस्कार युक्त महिला जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व देने के लिए अपने बेटों को दे दिया है, तो हमेशा पूजा इनकी चर्चा होती रहेगी। और ये दुखद पक्ष है, उनको दूरदर्शन परिवार की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि। एक माँ होती है, चाहे जिसकी माँ हो, तो ये श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ से भी उनको है। हम ये भी देख रहे हैं रामेंद्र की सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर जो ट्वीट है वो किया है। तमाम बातें उन्होंने कही है कि किस तरह से हीराबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया, जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए क्या है पूजा, ये जो भी ट्वीट है, जो भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, जो भी नेता दे रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो भावी पीढ़ी है वो इससे संस्कार ग्रहण कर सकती है। हीराबाजी ने किस तरीके से अपने बेटों को संस्कार देके, शिक्षा देके आगे बढ़ाया, ये हीराबाजी की महिमा नहीं है। भारत की अगली पीढ़ी को कैसे संस्कार दिए जाए, ये प्रेरणा है। हीराबा एक प्रेरणा है कि भारत की अगली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, कैसे संस्कार देगी, कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा, वो एक दिशा देके गई है। इसका महिमा मंडन केवल हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने उस जीवन को जिया है। हम तो 2 शब्दों में लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है, लेकिन एक जीवन है, एक संकल्प है, एक यात्रा थी पूरी, इस पर उन्होंने चल के दिखाया कि कैसे चला जाता है और उनका जीवन अनुकरणीय है। यही बात लगभग हर ट्वीट में लिखा जा रहा है और ये हमारे लिए भी अनुकरणीय और देश के लिए भी अनुकरणीय पूजा। जी रामेंद्र, देखिए इसी के साथ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से जो देश है, भारत की छवि है, वो विश्व पटल पर यहाँ पर चरम स्थिति पर पड़ी है और कहीं ना कहीं विकासशील से कहीं ना कहीं विकसित क्षेत्र में जो भारत है वो अब अग्रणी हो रहा है। और ये जो संस्कार हैं वो हीराबा की ओर से ही दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आज विश्व पटल पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, शानदार छवि भी बना रहे हैं। पूजा उनकी माँ ने क्या संस्कार दिए हैं? उन्होंने कहा कि दूसरों की खुशी में अपना सुख देखो। यानी जब माँ इस तरीके की बात बच्चों के दिमाग में रखती है तो दूसरों की खुशी है। यानी कोविड का दौर आपने देखा, कोविड के दौर में किस तरीके की परेशानियां थी, दुश्वारियां थी लोगों के सामने, कैसे उनको भोजन मिले, कैसे उनको चिकित्सा सुविधा मिले, कैसे यात्रा के जरिए एक दूसरी जगह पहुंच जाए। ये सुख जो माँ के संस्कार है उसके कारण प्रधानमंत्री ने आम आदमी में देखा कि कैसे उनको सुविधा दी जाए, कैसे उनको व्यवस्था दी जाए कि उनकी वो कठिनाइयों में न रहे। तो वो सुख उन्होंने यहाँ देखा। तो जो संस्कार दिए हैं
उसके कारण प्रधानमंत्री इस देश को आगे ले जा पा रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी को साथ रखना और देश की जो स्तर है उसको ऊंचा करना दुनिया के सामने, ये उन संस्कारों का परिणाम है। चलिए रामेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों से संवाद किया। शोधार्थियों ने अपने अपने विकास खंडों में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से उन्हें अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर प्रदेश में आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन किया गया। इन विकास खंडों में एक मुख्यमंत्री फेलो की तैनाती की गई। उनके प्रशिक्षण के उपरांत 21 अक्टूबर साल 2022 को उन सभी फेलो के साथ संवाद बनाते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र तथा टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद सभी शोधार्थियों ने अपने अपने तैनाती क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी कमी है, हम डाटा कलेक्शन नहीं करते और उसे अपलोड भी नहीं करते। इस कारण कई बार अनेक क्षेत्रों में कार्य तो होते हैं, लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण लोगों को उसकी प्रगति से अवगत नहीं करा पाते। आप सभी फेलो अपने तैनाती स्थल में समन्वय के साथ साथ डाटा कलेक्शन तथा प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करने का कार्य करेंगे। डाटा सही होना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रत्येक 3 माह में तथा नियोजन विभाग द्वारा प्रतिमाह इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना, और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे और इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि वास्तव में किन विकास खंडों ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के क्रम में अच्छा कार्य किया है और किस सेक्टर में उनकी प्रगति अच्छी है। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहां बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेडिकल के 59 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 46 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल और 62 मेधावियों को ब्रांज मेडल प्रदान किए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत परिश्रम वाला काम है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का हंसता चेहरा जब मरीज देखता है तो उसे डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने एक ही वर्ष में कोरोना की वैक्सीन बनाकर देश को सुरक्षा प्रदान की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं को पुस्तकें और उपहार भी वितरित किए। एक तो आयुर्वेद में आप जा रहे हो और इसकी बहुत ही आवश्यकता है मित्रों। एलोपैथी दवाई जरूर इफेक्ट कर देती है, तुरंत इफेक्ट कर देती है, लेकिन मूल में से ये जो रोग है वो जाता नहीं है और इसी वजह से आयुर्वेदिक की ओर अब भारत आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल की है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग का भी गठन किया गया है। एसएलपी में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के लिए माननीय लखनऊ की हाई कोर्ट ने परसों एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में हम लोगों ने कल एक आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग का रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी का विचार होगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने और हम सब ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना निकायों के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसी कड़ी में जहां कानूनी थोड़ी बातें थीं उनका अध्ययन करके राज्य सरकार ने हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है। जिन बातों में हमारा कहीं कानूनी मतांतर था उनके अपने पक्ष में न्याय के लिए हमारी बात कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, जहां एसएलपी दाखिल कर दी गई है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसानों के लिए खुशखबरी है, देश में जल्द ही नैनो डीएपी मिलेगा। देश के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी बना लिया है और नैनो डीएपी में भी बोतल में ही मिलेगा। इसका ड्रोन के जरिए भी छिड़काव किया जा सकेगा। देश के 6 राज्यों में बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया का उपयोग करें। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किसानों से सीधी बात कर उन्हें प्रधानमंत्री समृद्धि योजना केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। देश में 9,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुल गए हैं। किसानों को एक जगह खेती से जुड़ी सुविधाएं और जानकारी मिल सके, इसके लिए 2 महीने पहले 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की थी। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और खेती में उपयोग होने वाली मशीनें और अन्य कई उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को समृद्धि केंद्रों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता जाँचने का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव के ही युवा पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलकर अपना स्वयं रोजगार भी कर रहे हैं। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ही किसान समृद्धि केंद्रों पर 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करते हुए किसानों के साथ उनके अनुभव साझा किए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि किसान इन केंद्रों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक भी करें। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन सुविधा भी शुरू होगी। मोदी जी ने जो देश के लिए नैनो यूरिया को अनुमति दी है, उसका लाभ किसान ज्यादा से ज्यादा ले, ऐसा प्रचार प्रसार हम सब लोग करते रहे। हमारे पास डीएपी नहीं है तो हम एसएसपी का उपयोग कर ले और नैनो का छंटकाव कर ले तो डीएपी हो जाता है। हमारे पास डीएपी यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना है और एनपीके का उपयोग करना है, तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों आ जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े किसानों ने भी कहा कि उन्हें पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से सस्ती दरों पर फर्टिलाइजर के साथ साथ खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी मिलती हैं।
यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के किसान तो ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। यूरिया का अभी यूज मैंने बंद किया 2 साल से, जब से नैनो टेक्नोलॉजी का डीएपी यूरिया में नैनो यूरिया जो आया है वो मैं पूरे मतलब स्प्रे से मैं उसका उत्पादन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन की पूर्ति वहां से मैं पूरी कर देता हूँ। 90% नाइट्रोजन वहां से मिल जाता है। पहले किसान को खाद, बीज और दवाई लेने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, और अब सब कुछ एक ही छत के नीचे किसान को सब चीज उपलब्ध है सर। पीएमकेएसके पे एक मोबाइल सॉइल और वाटर टेस्टिंग वैन भी मिल गई है सर, जिसके लिए सर किसान को अपना सॉइल वहीं पे खेत में ही सर टेस्ट करके दिया जाता है जी। देश भर में करीब 3,30,000 से ज्यादा उर्वरक की खुदरा दुकानें हैं, जिन्हें पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है। मोदी सरकार का किसानों को तकनीक से जोड़कर उनकी लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और आय में बढ़ोतरी करना है, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दवा कंपनियों के साथ आवश्यक दवाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में एक प्रस्तुति के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को उभरते वैश्विक परिदृश्य के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना महामारी के दौरान दवा कंपनियों के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सराहा है। दवा कंपनियों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के मद्देनजर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर करीब से नजर रखने को कहा गया है। साथ ही कोरोना की दवाओं के सभी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दवा कंपनियों ने भी कोविड दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन कर सकने का भरोसा जताया। आगरा में कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं ताजमहल का दीदार करने आए अर्जेंटीना के पर्यटक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अब आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इससे पहले चीन से वापस लौटे एक युवक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। अर्जेंटीना से आए पर्यटक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पर्यटक का कोई पता नहीं लग सका है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग से जुड़े लोग अर्जेंटीना पर्यटक की तलाश में जुट गए हैं। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जेंटीना के पर्यटक की ताज दीदार से पहले कोविड जांच कराई गई थी। इस दौरान पर्यटक ने अपने बारे में गलत जानकारी दी गई थी, जिसकी अब तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी पर्यटक आगरा में आएंगे उनकी सही जानकारी के लिए होटल और एएसआई से जुड़े लोगों के साथ बैठक की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए पीकू और कोविड वार्ड तैयार किए गए हैं। में सारे ड्रग्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशंस और जो हमारे एएसआई से भी लोग आए हुए हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और आपसी सहयोग और प्रशासन के सहयोग, प्रशासन और पुलिस के भी अधिकारी हैं, सबके साथ मिलकर एक हम लोग संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि ये सूचनाएं अच्छे ढंग से आएँ और इन केस कोई भी केस पॉजिटिव आता है तो हम लोग तुरंत उसको ट्रेक कर पाएँ और ट्रेस करके उसको हम लोग उसका टेस्ट कर पाएँ। और अंत में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में निधन। सुबह 3:30 पर ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के श्री चरणों में विराम। मुख्यमंत्री ने कल फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से किया संवाद। कहा, आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति के लिए अनेक अच्छे कार्य हुए, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल।